ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग स्टार्ट किए हैं और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले किसी भी सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो उस सभ्यता का एक विशेष कालखंड होता है। कालखंड का मतलब होता है कि यह सभ्यता कब से कब तक थी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड की बात की जाए तो यह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सभ्यता थी। ठीक, खोजकर्ता की बात की जाए तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स इसके खोजकर्ता है। अब आप कहिए कि सभ्यता और खोजकर्ता, इसका अर्थ क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यह बहुत प्राचीन सभ्यता है। आप देख ही रहे हैं 2300 ईसा पूर्व, यानी कि 1 ईस्वी से कितना साल पहले? 2300 साल, यानी कि 2300 साल पहले की बात है। और क्योंकि यह सभ्यता समाप्त हो चुकी थी, तो अब इस सभ्यता के बारे में जो भूगर्भ वैज्ञानिक, एक शब्द है भूगर्भ वैज्ञानिक, ये भूगर्भ वैज्ञानिक क्या होता है? तो भूमि के अंदर जो है चीजों को खुदाई करके और खोज करते हैं। तो भूगर्भ वैज्ञानिक ये भी फोरेंसिक वाले। ठीक, तो अब दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ये 2 लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की। ठीक, अब होगा क्या? इससे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कनिंघम। इनका नाम काफी फेमस है और ये भूगर्भ वैज्ञानिकों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। इन दोनों व्यक्तियों से पहले कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। देखा था मीन्स वीडियो में नहीं देखा था, मतलब ये कुछ चीजों की खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई के दौरान कुछ छोटे छोटे अवशेष प्राप्त हुए, टीले प्राप्त हुए, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसको इग्नोर कर दिया। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कुछ होगा ऐसे ही, और इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में चलकर ये 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही ये हुआ था, कनिंघम वाली घटना। लेकिन अब आप देख रहे हैं खोज कब हो रहा है? 1922, यानी कि कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। ठीक, तो 20वीं शताब्दी कैसे होता है पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं। ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है, कैसे होता है पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं। तो 20वीं शताब्दी 1900 के बाद 1900 में जैसे 1901 हुआ, कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। और कनिंघम वाली घटना 1800 के बाद हुई थी, यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास। तो देख रहे हैं लगभग 7500 साल के रेंज के बाद दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स आ रहे हैं और टीलों की खुदाई करवाएंगे और इतनी बड़ी विशाल सभ्यता की खोज की जाएगी जिसकी चर्चा पूरे इतिहास में एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाएगा। ठीक, तो खोजकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इस सभ्यता के विस्तार के बारे में, यानी कि अब कोई सभ्यता किसी स्थान विशेष की होगी तो उस स्थान पर उसका फैलाव कहां से कहां तक था। जैसे मान लिया कि ये सिवान जो जिला है, इस जिला की एक सभ्यता है, अपनी पहचान है। ठीक, और सिवान के विस्तार की बात की जाए तो इधर पूरब के तरफ आपका छपरा पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा इधर कॉर्नर में जाएंगे तो गोपालगंज पड़ेगा। ठीक, अब इधर यानी कि उत्तर और पश्चिम के तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाता है। बात समझ गए? तो सिवान की क्या है? एक सीमा है। बात समझ गए ना? तो वैसे ही इस सभ्यता की सीमा है। ठीक, और इस सभ्यता की सीमा की बात की जाए तो आप देखेंगे यहां से ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक, निकल सकते हैं। उत्तर में ये मादा अखनूर जिला है। यहां पे जिला छूट गया क्या? ठीक, और स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है, जगह मादा है। ठीक, और उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव वहां था। दक्षिण की बात की जाए तो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर और जगह कहां है? दाइमाबाद। यहां तक दक्षिण में फैलाव था। पूरब की बात की जाए तो पूरब में आकार छूट गया है, आलमगीरपुर है। ठीक, आलमगीरपुर
मेरठ जिला, और मेरठ किस स्टेट में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं हम लोग पश्चिम के तरफ। तो पश्चिम के तरफ की बात की जाए तो पश्चिम की जो सीमा है ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, पाकिस्तान वाले एरिया में चला जाएगा। और बलूचिस्तान जगह का नाम है सुतका गेंडोर। बात समझ गए? तो बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर पश्चिमी। अब यहां तक क्लियर है? बलूचिस्तान ये क्या है? जगह का नाम है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अब देखिए किसी भी सभ्यता की खोज होगी तो एक ही बार में पूरा एरिया थोड़ी खोज दिया जाएगा, छोटा सा जगह खोजा जाएगा। जैसे कि इस पूरे क्लासरूम का खोज, तो सबसे पहले इस कुर्सी का खोज हुआ, तो ये कुर्सी कोई इसका नाम होगा ए कुर्सी बी, वैसे ही ना है, वैसे ही जगह है। और सबसे पहले जो जगह है उसकी खोज की जाएगी, उसका नाम है हड़प्पा। ठीक, इसी हड़प्पा की खोज कौन करेंगे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। तो इस वाले में देखेंगे। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व, उसके परिचय या अन्य कारणों से व्यक्ति को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, वैसे ही इस सभ्यता को इसके परिचय, इसके बाकी सारी चीजों के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मातृसत्तात्मक सभ्यता। ठीक, समझेंगे हम लोग एक एक करके, पहले सुन लेते हैं। फिर शहरी सभ्यता, फिर इसी को सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और आध ऐतिहासिक सभ्यता। पिछला क्लास याद कीजिए, पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। और 3 कालखंड कौन कौन है? प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यही आध ऐतिहासिक सभ्यता है। बस समझ गए? पढ़ा नहीं गया है, बस समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लिपियां प्राप्त हुई है। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक। व्हाट्सएप में जो इमोजी आप लोग खेलते हैं, वही इमोजी बताता है। जैसे हंसने वाला इमोजी क्या कर रहा है? वो भाव बता रहा है कि आपका भाव कैसा है। रोने वाला इमोजी, ठीक, खुश हो गए खूब, उसके लिए इमोजी। तो वही भाव चित्रात्मक लिपि, तो आध ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक, अब क्या है मातृशतात्मक, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे शब्द है मातृशतात्मक। ठीक, मातृशतात्मक यहां मैं लिख देता हूं। और मातृशतात्मक की बात की जाए तो इसमें देखिए कई शब्दों के मेल से बना है। मातृशतात्मक। ठीक, पहला शब्द क्या है? मातृ, जिसका मतलब होता है माता। मातृ मतलब माता। और सत्ता, सत्ता समझते हैं? बीजेपी का सत्ता केंद्र में है, क्या समझ पा रहे हैं? सत्ता मीन्स सिंहासन, राज, यानी कि अब किसका वर्चस्व है, क्या समझ पा रहे हैं? तो मातृशतात्मक मतलब माता का सत्ता। अभी जो सभ्यता है, वर्तमान की सभ्यता, इसमें तो थोड़ा मिली जुली हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज से लगभग 15 साल पहले या 10 साल पहले ही चले जाइए, तो सभ्यता कैसी थी? पितृसत्तात्मक सभ्यता। कैसी थी? पितृसत्तात्मक। इसका मतलब क्या है? पिता का सत्ता, यानी कि परिवार में कौन आदमी प्रभावशाली है, ये समझना, किसका बात माना जाता है। सत्ता का मतलब क्या? अब जिसका राज चले, जिसका बात सभी लोग माने। तो पिताजी परिवार में मुख्य व्यक्ति हैं और इन्हीं का बात सब कोई मानेगा। राजमाता नहीं, हाँ, वो राजमाता वाला सीन आ रहा है मातृशतात्मक में, बस समझ रहे हैं। हालांकि वो उस मूवी के अनुसार देखा जाए तो वहां पे चूंकि बाहुबली के जो फादर थे उनका डेथ हो गया है, और डेथ होने के बाद अब जो अगले व्यक्ति उनके वंश में बचे हैं, क्या नाम है उनका? भल्लाल देव के पिता, जो भी हो, अब उनका क्या होगा कि अब वो अपाहिज होंगे, तो अपाहिज को राजा बना दिया जाएगा, तो वो अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। इसी कारण अब शिवगामी देवी सत्ता संभालेंगी। तो वहां पे मातृशतात्मक का प्रभाव दिख रहा होता है। ठीक, यानी कि माता का सत्ता हो, यानी कि माता जो है, अब माता मीन्स महिलाओं से संबंधित, यानी कि उस सभ्यता में जैसे अभी के सभ्यता में पुरुष प्रधान है, वैसे उस समय महिला प्रधान थी।
कैसे अभी होता है कि पुरुष मीटिंग करेंगे लोग, जैसे कोई आ गया बाहर से, तो बाहर से मिलने के लिए कौन जाएगा? महिलाएं निकलेंगी कि पुरुष निकलेगा? पुरुष निकलेगा, बैठेगा, कुर्सी लगाएगा, अपने में संगोष्ठी करेगा, लोग बातचीत, और ऑर्डर देगा, चाय बना दी है, कहते हैं ना। इस तरह अभी जैसे चल रहा है कि पुरुष कहते हैं कि चाय बना दी है, मातृसत्तात्मक सभ्यता में ठीक इसके उल्टा होता होगा। महिलाएं बाहर निकलेंगी, कुर्सी लगाकर बैठेंगी, और महिला एक आएगी मिलने, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का कार्य बाकी है, इसको अच्छे से करना चाहिए, तो बैठेंगे घर के बाहर द्वार पे, चाहे अब बरामदे में या कहीं भी, और वहां से ऑर्डर आएगा महिलाओं का कि चाय बना दीजिएगा। तो चाय कौन बनाएगा? अब मातृसत्तात्मक सभ्यता है, तो पुरुष चाय बनाएगा। तो बात समझ पा रहे? देखिए कितनी बड़ी बात है। आज से 2300 साल पहले, अभी 2023 चल रहा है, तो 2000 साल ये हो गया मान लीजिए मोटा मोटी, और 2300 साल पहले वो हो गया, तो 4323 साल पहले की बात है। उस समय सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। सोचिए, महिलाओं का वर्चस्व, महिलाएं अब बाहर निकलेंगी, हर काम महिलाओं के हाथ में होगा, ऑफिस से लेकर रोड के टेंडर तक सब कौन संभालेगा? महिलाएं। अभी पुरुष कैसे दबदबा बना के रखता है महिलाओं पे, उस समय महिलाओं का दबदबा होगा। तो सोचिए सभ्यता धीरे धीरे बदल गई। और फिलहाल की जो सभ्यता है उसके बारे में देखा जाए तो अब यहाँ पे मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है? अभी वर्तमान की सभ्यता अभी मिली जुली सरकार चल रहा है, ना मातृ है ना पितृ है। आप देखते ही हैं कि जहां पुरुष इधर उधर किया कि अंदर से चाबी टाइट, और टाइट करके खाना नहीं बनाएंगे, कह देंगे कि तबीयत खराब है, बना के खाइए, 4 दिन कर देगी तो हलवा टाइट हो जाएगा। समझ गए ना? तो अभी का जो सत्ता चल रहा है, यानी कि अभी की जो सभ्यता है वो मिला जुला सभ्यता है, मातृ और पितृसत्तात्मक का सम्मिलित रूप है। अब इसका कारण है क्योंकि अब शिक्षा का विस्तार हो रहा है और सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, जिसके कारण अब दोनों के महत्व को देखा जा रहा है। ठीक, मातृसत्तात्मक सभ्यता क्या है समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता सिंपल कि उस समय की जो सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, गांव में जैसे व्यवस्था है वैसे नहीं थी, शहरों में जैसे व्यवस्था है वैसे व्यवस्था थी। अच्छे से सड़क का विकास, नाली का विकास, बिजली या उस तरह की चीजों की अवेलेबिलिटी, हालांकि बिजली नहीं था लेकिन उस तरह के लाइट, अब लाइट के लिए कुछ तो चीज उपयोग किया जाता होगा जैसे मशाल जलाना, तो उस तरह की चीजों का व्यवस्था, सामूहिक भवन, सामुदायिक भवन, जैसे कि अब यहाँ पे देखा जाए तो गांधी मैदान, राजेंद्र स्टेडियम, तो इस तरह ये अब पार्क की तरह होगा, उस तरह की चीजों की व्यवस्था होगी। गांव में इस तरह की चीजें व्यवस्थित है क्या? ना अच्छे से लाइट होगा, ना अच्छे से सड़क होगा, ना नाली का व्यवस्था है, और ना ही अब पार्क, तो खैर बड़ा बात हो गया गांव के लिए। अगला नाम जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, ताम्र पाषाणिक सभ्यता अगला नाम है। चूंकि तांबा इससे जुड़ा हुआ है, ताम्र पाषाणिक, तो 2 शब्द है, क्या नाम है? ताम्र प्लस पाषाणिक। तो तांबा और पाषाण के चीजों का उपयोग किया जाता था बहुतायत रूप से, तो तांबे का उपयोग खूब होगा, इसके कारण इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता। दूसरा अगला है कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा सुने हैं आप लोग? ब्रॉन्ज मेडल सुनते हैं लोग ना, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज 3 होता है ना, तो ब्रॉन्ज को ही हिंदी में कहते हैं कांसा। ठीक, कहते हैं ना स्वर्ण पदक, फिर जो सिल्वर मेडल है उसको कहते हैं रजत पदक, और जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको कहते हैं कांस्य पदक। ठीक, तो वही कांसे का उपयोग भी होगा, इसके कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। आज ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि और बाकी सारी चीजों से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम ज्ञात स्थल की बात की जाए तो वो था हड़प्पा। ठीक, और इसी हड़प्पा के नाम पर इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बात समझ गए? ठीक, तो हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला ज्ञात स्थल है। ठीक, तो सबसे पहला ज्ञात है, तो कब खोजा गया? तो खोज की बात की जाए तो 1921 में। किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स 2 व्यक्ति हैं, और इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा की खोज की थी। ठीक,
हड़प्पा कोई आदमी का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसका नाम है? जगह का नाम है। ठीक, हम लोग जब थे ना छोटे छोटे पढ़ते थे 8 क्लास में, ये वाला टॉपिक हिस्ट्री में दिया था। 8 क्लास के हिस्ट्री में, पुराने वाले बुक में, अब पता नहीं क्या है, थोड़ा सा चेंजेस आ ही गए होंगे। 8 क्लास के हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के, 9 क्लास का हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता नहीं है। मतलब उसमें ये सब चर्चा है सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो चर्चा, कहीं कहीं नाम तो आ ही जाते हैं। तो 8 क्लास के हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो मोहनजोदड़ो जब बताया जाता था ना क्लास में, सर बोलते थे मोहनजोदड़ो, तो मेरे गांव के एक मोहन नाम के व्यक्ति है, मुझे लगता था कि कहीं उन्हीं का नाम नहीं ना बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो, ये किसी व्यक्ति का नाम है। और किताबों में आप देखिएगा फोटो बना रहता है, तो मूर्ति और इत्यादि चीजों का खोज हुआ था मोहनजोदड़ो से। तो अब एक मूर्ति का फोटो बना होगा, तो मुझे लगता था कि यही मूर्ति या मोहनजोदड़ो है और किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो समझ चुके हैं आप लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और जैसे नहीं है अभी बाहुबली में कटप्पा, तो कटप्पा कहीं बिगड़ा हुआ नाम हड़प्पा नहीं ना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की चीज को हड़प लिया तो उसका कहीं नाम रख दिया गया हड़प्पा, तो मुझे ये लगता था कि कहीं ये व्यक्ति का नाम नहीं ना है, बाद में पता चला कि ये तो जगह का नाम है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन ये सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये रावी नदी के किनारे है। तो फ्लो में लोग टिक करके चले आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसलिए यह किस नदी के किनारे होगा? सिंधु नदी। बिल्कुल गलत है, ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक, अब आगे चलेंगे तो वर्तमान स्थिति यानी कि जो हड़प्पा का एरिया है वो वर्तमान में कहाँ है? तो ये हड़प्पा का एरिया वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम क्या है? मोंटगोमरी। ठीक, वहीं पे ये स्थित है। तो हड़प्पा अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि हड़प्पा पुराना प्राचीन भारत की सभ्यता है, चलो छीन लेते हैं। समझ गए ना? तो अब उसके लिए बम फेंकना पड़ेगा, अभिनंदन को फिर भेजना पड़ेगा, कहेंगे इस बार जाके बम छोड़ के चले आना। समझ गए ना? इस बार गिरना मत, इस बार ऊपर से गिराना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है। अब अगला है जो स्थान, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। यही वाला है मोहनजोदड़ो। मुझे लगता था कि जो कि मोहन, ठीक, गांव वाले हैं, मोहन राम है, ठीक ना, जो भी कह लीजिए। ठीक, तो मोहनजोदड़ो और इसके उत्खनन करता, उत्खनन मीन्स जैसे जगह का खोज हुआ तो ऊपर तो था नहीं, ये सभ्यता नीचे दब चुकी थी चीजें, पुरातात्विक अवशेषों से पता लगाया गया कि इस सभ्यता में क्या क्या चीजें थी। तो उत्खनन मीन्स खुदाई किया जाएगा। तो उत्खनन करता कौन थे? रखाल दास बनर्जी। ठीक, रखाल दास बनर्जी। ठीक, और ये समय था 1922 का। ठीक, हड़प्पा से ठीक 1 साल बाद। ठीक, इस सभ्यता की, सॉरी, इस जगह की बात की जाए तो ये है सिंधु नदी के किनारे। तो यही फ्लो में लोग गलत टिक करके आ जाते हैं। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो पाकिस्तान का लड़काना जिला। ठीक, पूरा क्लियर है? अब देखिए, कभी कभी याद करने के क्रम में हड़प्पा कहाँ पे है और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है गड़बड़ हो जाता है। तो इसको याद करने का एक तरीका है। तरीका यह है कि अभी आपके आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, हर चीज पृथ्वी से ही निकला हुआ मटेरियल का एक प्रतिरूप है। यानी कि धरती से ही चीजों को निकालकर, और जो मनुष्य है वो साइंस यानी कि विज्ञान का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को बनाएगा। तो सबसे मुख्य क्या है? मिट्टी है। सबसे मुख्य क्या है? मिट्टी। तो पहले का खोज कहां हुआ था? मिट्टी को बिगाड़ के मोंटगोमरी बना दीजिए। क्या समझे? मिट्टी से क्या बना है? मोंटगोमरी मान लेते हैं याद करने के लिए। ठीक, तो पहला खोज जो हड़प्पा है वो कौन सा जिला? ठीक, अब खेत में गेहूं या धान लगा रहता है, यानी कि मिट्टी में धान या गेहूं लगा है, ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो लटक जाता है बहुत ज्यादा। यानी कि उसका जो डांट होता है, डांट समझते हैं, जो उसका डंठल जो होता है, जो जैसे कि पेड़ का तना, तो जो तना होता है वो धीरे धीरे मुलायम कमजोर होने लगता है सूख कर, और ऊपर से जो फल लगा होता है धान या गेहूं का वो भारी होता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है? लटकने लगता है। तो भोजपुरी में उसको कहते हैं लरुआ गया है। धान या गेहूं क्या हो गया है? लरुआ गया है। तो लरुआने से क्या बना है? लड़काना। क्या समझे? मिट्टी में लगा है मोंटगोमरी में हड़प्पा, और दूसरा का जो जगह है अब आगे चल के क्या हो जाएगा? ज्यादा दिन छोड़ देंगे तो लरुआ जाएगा, तो लड़काना जिला है। समझ गए? तो ऐसा याद कर लेना है। ठीक,
अब ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख शहर और उनकी विशेषता को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान घर, जो नहाने वाला घर होता है, बाथरूम जिसको हम लोग कहते हैं, अभी छोटा छोटा, चूंकि जगह का कमी है और जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा होगा तो छोटा छोटा बनेगा। तो उस समय खूब जगह है, एकदम बड़ा एरिया, तो विशाल स्नान घर बनेगा। इसके अलावा अन्न भंडारित करने के लिए अन्नागार बनेगा। ठीक, गोल घर अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था, यह भी अन्न भंडारित करने के लिए बनाया गया था। अकाल पड़ जाएगा बिहार में, और अकाल के समय अब अन्न की कमी हो जाएगी, तो अंग्रेजों के दिमाग में आइडिया आएगा कि अन्न को रिजर्व करके रखा जाए, ताकि आगे कभी अकाल पड़ जाए तो उस समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो गोल घर, जो अभी हम लोग घूमने जाते हैं, खूब मजा आता है। अभी भी उसमें होता होगा। अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या, अन्न भंडारित करने के लिए ही बनाया गया था। ठीक, तो गोल घर समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग चले, लोथल। ये जगह जो है गुजरात में है, और सबसे प्राचीन बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, एक लड़का था एक टाइम, और मैं पढ़ा रहा था कोई टॉपिक, तो शब्द आया बंदरगाह। तो मैंने पूछा, किसी को पता है बंदरगाह क्या होता है? तो लड़के ने हाथ खड़ा किया, सर मुझे पता है। क्या होता है? बोला, जहां बंदर खड़ा होते हैं वो बंदरगाह कहलाता है। अरे बकलोलवा, बंदरगाह मीन्स वो नहीं होता है। बंदरगाह मीन्स होता है जहां पे नाव या फिर पानी वाले जो जहाज होते हैं वो रुकते हैं। ठीक, जैसे वायु में चलती है वायुयान, एरोप्लेन, जहाज, उसको रुकने के लिए क्या होता है, एयरपोर्ट होता है। ठीक, जो गाड़ियां सड़क पे चलती है उसके लिए बस स्टैंड होता है। ठीक, बस या फिर अन्य गाड़ी के लिए। रेल चलती है तो रेलवे स्टेशन। उसी तरह पानी में जो जहाज चलती है या नाव या जो भी कह लीजिए, उसको रुकने के लिए एक स्टेशन टाइप का बना होता है, और उसको कहते हैं बंदरगाह। समझ गए? तो आप मत कहिएगा। ठीक, अगला है रंगपुर और लोथल। ये दो जगह, यह भी गुजरात का एरिया है, और यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला है कालीबंगन, ये राजस्थान में है, और यहाँ से नकाशीदार ईंट खोजा गया है। ठीक, ईंट खोजा गया है जनरली, जैसे कि बनाया हुआ नक्शा। नकाशीदार का मतलब किसी का नक्शा नहीं है। नकाशीदार मतलब नहीं कहते कटिंग करा हुआ, अरे डिजाइनदार। हाँ, डिजाइनदार। जैसे अभी का जो ईंट है प्लेन है, और ऊपर से जो ईंट बना रहा है उसका अपना मुहर है, तो नकाशीदार ईंट प्राप्त होगा। इसके अलावा सुरकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर। ये क्या होता है? घोड़े का अस्थि पंजर। अस्थि मीन्स होता है हड्डी, अस्थि मीन्स हड्डी। तो अब ये चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, आज से 4300 साल पहले की बात है, तो उस समय अगर घोड़ा होगा और मर गया तो अभी घोड़ा जिन का मांस मिलेगा कि हड्डी मिलेगा? हड्डी मिलेगा। तो घोड़ा का जो हड्डी था वो मिला है अस्थि पंजर। जैसे आप देखते हैं ना लाइब्रेरी में मनुष्य का कंकाल, उसी तरह घोड़े का अस्थि पंजर। और कहां से मिला है? सुरकोटदा से। ठीक, हाँ ठीक, तो कंप्लीट हुआ।